नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 के पेपर शुरू हो चुके हैं और जैसा उम्मीद थी पेपर वैसा ही आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग बेहद आसान है। आप 40 के 40 सवाल इन दोनों सब्जेक्ट के ठीक कर सकते हो। इंग्लिश या हिंदी आपके पास एक चॉइस है करने की। हिंदी इजी ही है, इंग्लिश का लेवल बढ़िया है प्यारे बच्चे, है ना। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखना। इसके बाद जीके। जीके में भैया खेल हो रहा है। जीके का लेवल टॉप नॉच है और हमेशा की तरह एसएससी के सभी एग्जाम में जीके बढ़िया ही आती है। लेकिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के 40 सवाल ठीक कर लेते हो तो वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपको मैथ्स का एक सैंपल पेपर करवाता हूं और इस लेवल के सवाल या सेम ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे। गणित के मैंने बहुत सारे जो है आपको यहां पे टेस्ट सॉल्व करवा रखे इसी चैनल पे। फिर बाद में मैंने उनको मर्ज करके भी डाल दिया था ना। ये देखिए एसएससी जीडी के टॉप 100 क्वेश्चन एक साथ मर्ज करके, एसएससी जीडी 2026 के लिए टॉप 200 सवाल मर्ज करके। ये वीडियो आप जाके देखिए। लगभग आप देखो 80-90% पेपर इन्हीं दोनों वीडियो के क्वेश्चन से फंस जाएगा। ठीक है ना बच्चे। अब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता प्यारे भाई, एक काम जरूर करो, आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहो। हमने अपनी एप्लीकेशन पर, आप सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, उसका कोई फायदा कोई मतलब नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट ना लगाओ। यहां पे जीडी के प्रीवियस ईयर के हमने मॉक टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है ना। ये 2025 के, जिसको इंग्लिश वाली शिफ्ट देखनी है, जिसको हिंदी वाली, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा प्यारे भाई। ये सारे के सारे डेली 2-2 3-3 मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन करो। ठीक है ना बच्चों। चलो, तो ये एक मैं आपको गणित का सैंपल पेपर करा रहा हूं, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा प्यारे भाई। हाँ, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, आएंगे ही वो, है ना, इंपॉर्टेंट है। करें बच्चों, आओ। पहला सवाल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पेपर का है ना बच्चे। सवाल यदि x बराबर 0.456 के ऊपर बार, तो आपसे क्या पूछा है सचिन? 99x, यही पूछा है। आंसर अगर देखें तो फ्रैक्शन में, यानी कि हमको भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ये क्या एक रिकरिंग डेसिमल है। 0.456 के ऊपर बार, दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है, तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए, है ना। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या आएगा? 3 बार 9 से भाग हो जाएगा, 999 से भाग हो जाएगा। क्या आ गई एक्स की वैल्यू? आपको क्या निकालना है? 99x, यानी कि इसका क्या करना है सचिन? 99 गुना आपको करना है। ठीक है ना बच्चों। अब ये कट जाएगा प्यारे भाई 9 से 11 बार, ये 111 और भी कट सकता है। हाँ जी, 3 से कट गया जी आपका 152 और 3 से कट गया प्यारे बच्चों ये 37। 37 से 111 होता है ना, आगे नहीं कटेगा, यानी कि नीचे 37 आएगा, 74 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 37 आएगा। और ऊपर आएगा 11 गुणा 152, 1 दूनी 2, यानी कि 1672/37, 1276 नहीं आएगा। ठीक है ना। ऊपर यूनिट डिजिट 2 बनना चाहिए ना। समझ में प्यारे भाई। तो बड़ा आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% हानि पर सब्जी बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई एक सब्जी बेचने वाला है, वो कह रहा है कि भैया मैं तो 5% लॉस पर सब्जी बेचता हूं। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी कि 20 रुपए किलो के आलू बेच रहा है 19 रुपए किलो में, है ना। लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट कमा सकता है, कैसे? वजन में बेईमानी करके। वो अपने कस्टमर को एक्चुअल वजन से 20% कम वजन देता है। 20% 1/5 होता है, यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 5 किलो आलू मांगता है तो 5 किलो नहीं देता, 5 किलो से 1 किलो कम, 4 किलो आलू देता है। यानी कि कस्टमर को आलू देगा 4 किलो, पैसा ले लेगा 5 किलो का, यही है ना। तो प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का? सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा कर देंगे। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 5 से 20 4 बार कट गया, ये आ गया 4 चौक 16 रेशियो 19। अल्टीमेटली 16 का सामान 19 में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का। कितने पर? अब आप जानते हैं कि 1/16 6.25% है, 3/16 आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका 3 गुना, यानी कि 18.75%। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आना भाई। चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर तीसरा। एक ट्राइंगल का एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी 2 साइड 9 और 13 है और पेरीमीटर है 34 सेंटीमीटर। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का सवाल है। ठीक बच्चों, देखो
किसी भी ट्राइंगल की अगर आपको भुजाएं दे रखे तो उसका एरिया निकालने का क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों हम? हीरोन्स फॉर्मूला, है ना? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये है प्यारे बच्चों, है ना? अब यहां पे ट्राइंगल की दो साइड दे रखे 9 और 13, परिमाप 34 है। पेरीमीटर यानी कि क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अगर एक भुजा 9 है, ये 13 है, तो 9 और 13 कितना हो गया? 22। तीन भुजाओं को जोड़ के 34 आना चाहिए, तो तीसरी भुजा क्या आएगी? 34 में से 22 घटाएंगे यानी कि 12, 12 आ जाएगा ना? तीसरी भुजा 12 आ गई। परिमाप त्रिभुज का 34 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 34 का आधा 17, पेरीमीटर का आधा होता है अर्ध परिमाप। बस आपको क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया। बड़ा बेसिक सा सवाल है, रख दीजिए वैल्यू अंडर रूट एस, एस कितना है? 17 गुणा कितना आएगा प्यारे बच्चों? एस माइनस ए, 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 13 4, इंटू 17 माइनस 12 5। ये आ गया प्यारे बच्चे, ठीक है ना? देखो 41 तो आने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना बच्चे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बचेगा जी? 8 चौक 32, 32 का मतलब होता है 16 दूनी 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? क्या बचेगा? 2, 2 पंजे 10, 10 गुणा 17 यानी कि 4 रूट 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं प्यारे भाई। आगे लेंगे चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर होल नंबर्स? पूर्ण संख्याओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई होल नंबर्स हैं क्या। अब आप ये देखो, ये सवाल सीजीएल 2025 प्री के पेपर का है कि नहीं सचिन? होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। तो आप बताओ होल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड है? दे इंक्लूड फ्रैक्शंस, भिन्न नहीं होती, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, सी ऑप्शन। क्या क्या होता है? दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो होगा और सारे फिर पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होंगे 1 से लेके अनंत तक, ठीक है बच्चों? आइए सवाल नंबर 5, 57 रुपए पर लीटर वाले दूध में किस रेशियो में पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 57 रुपए पर लीटर बेचने पर 32% का प्रॉफिट हो? समझ में ना? 57 रुपए पर लीटर का दूध खरीदना है, ठीक बच्चों? किस रेशियो में पानी मिलाया जाए कि अगर हम 57 रुपए पर लीटर पर ही बेचें, यानी कि दूध को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, है ना? 57 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के ला रहे हैं, 57 रुपए पर लीटर में ही बेच रहे हैं सेम सीपी पर, लेकिन फिर भी आपको 32% प्रॉफिट कमाना है। कैसे कमाओगे? पानी मिला के। जितना आपको प्रॉफिट कमाना है भाइयों उतना ही पानी मिलाना पड़ेगा कि नहीं? सीधा कंसेप्ट है। 32% लाभ चाहिए। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4%, 1/25, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/, आपको 8/25 प्रॉफिट चाहिए तो पानी भी इसी रेशियो में मिलाना पड़ेगा। यानी कि अगर दूध है 25 लीटर तो उसमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 8 लीटर। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आएगा? 8 रेशियो खत्म। आइए अगला सवाल। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने छठा। अब ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल 2025 प्री के पेपर का है ना? बिल्कुल वही जो जीडी के एग्जाम से लेवल के सवाल हैं। 6 लाख रुपए के एक शैक्षिक कोर्स पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहली और तीसरी छात्रवृत्तियां 18,000 और 22,000 रुपए हैं। दूसरी छात्रवृत्ति सेकंड स्कॉलरशिप का मूल्य क्या है? बताइए। देखिए हमारे पास 6 लाख रुपए का एजुकेशनल फंड है, उस पे हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है सचिन? 9% सिंपल इंटरेस्ट। तो एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 6 लाख रुपए का 9%। 6 लाख का 9% कितना आ जाएगा? 54,000 है बच्चों। 54,000 रुपए आ गया बच्चे, है भाई। 2 जीरो से आपका परसेंटेज कट गया, हो गया 54,000। अब ये जो वार्षिक ब्याज यानी कि एक साल का जो ब्याज है, इससे हम 3 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। टोटल ब्याज कितना है? 54,000। 2 बच्चों की स्कॉलरशिप है 18 और 22 यानी कि 40,000 रुपए। तो तीसरे बच्चे की कितनी होगी फिर?
54,000 में से 40,000 घटा दिया तो जो सेकंड बच्चा उसकी स्कॉलरशिप क्या बचेगी? तो इससे आसान कोई सवाल था? बस लैंग्वेज बड़ी बड़ी लिखी है। ये बताइए सवाल नंबर 7 CHSL प्री के पेपर का है ये भी। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है ना। एक दुकानदार एमआरपी पे 20% डिस्काउंट देता है, 25% प्रॉफिट कमाता है। सवाल है अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 1500 रुपए है, क्या बच्चों? सेलिंग प्राइस 1500 रुपए, तो वस्तु का मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है? बताइए बच्चे। मार्क प्राइस पूछा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है भाइयों? सेलिंग प्राइस। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि इसकी कोई जरूरत है? भाई ये सवाल जो है आपको बेवजह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इससे आसान सवाल दुनिया में होता ही नहीं है। आपसे क्या पूछा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य, आपने वस्तु के मार्क प्राइस पर कितना छूट दिया? 20% छूट देने के बाद आपने वस्तु को बेचा कितने में? 1500 रुपए में, है कि नहीं? अगर आप किसी वस्तु पे प्यारे बच्चों 20% डिस्काउंट दे रहे हो, कितना? 20%, तो 20% डिस्काउंट का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/, अगर आप किसी वस्तु पे 20% डिस्काउंट दे रहे हो 1/5, इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु का मार्क प्राइस 5 यूनिट है, तब 5 यूनिट पे कितना डिस्काउंट दोगे? 5 यूनिट पे आप 1 की छूट दोगे, तो सामान को बेचोगे कितने में? 4 यूनिट में। सामान को 4 यूनिट में बेचोगे, जबकि सामान का सेलिंग प्राइस कितना है? 1500 रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही 1500 रुपए है। और आपसे क्या पूछा? वस्तु का मार्क प्राइस, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछे। बताइए, बस इतना सा सवाल था। अरे 4 की वैल्यू अगर 1500 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1875, है कि नहीं बच्चे? कैसे? 4 यूनिट अगर 1500 रुपए है तो 1 यूनिट कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। 1500 को 4 से भाग करोगे, 1500/4 कितना आ गया सचिन? 375 रुपए। आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़ दो। 4 + 1, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 187। समझ में आना प्यारे भाई? तो इस तरीके से आपको सोचना है। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा चीजें देके आपको क्या करा जाता है? कंफ्यूज। आओ भाई, सवाल नंबर 8 CGL 2025 प्री का। एक स्टोरेज बॉक्स एक आयताकार प्रिज्म के आकार का है, ठीक है जी। इसके आंतरिक आयाम 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? समकोण यहां पे गलत है। अब बताओ बच्चों, एक बॉक्स एक आयताकार प्रिज्म के आकार का है, इसके डायमेंशन 50, 40/30 है, कितने लीटर पानी आ सकता है? इससे आसान कोई सवाल है? सचिन, आयताकार प्रिज्म का एक स्टोरेज बॉक्स है। आयताकार प्रिज्म का बॉक्स मतलब क्या हो गया? एक वो डब्बा दिखाना, ये एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है? एक आयत, जिसका टॉप भी क्या है? आयत, यानी कि क्या है? एक घनाभ, है ना। अगर कोई ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस एक रेक्टेंगल है, यानी कि एक हम घनाभ की बात कर रहे हैं, उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखी है कि नहीं सचिन? तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? घनाभ का वॉल्यूम होता है L × B × H, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 50 × 40 × 30, ये क्या आ गया? सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा है? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? भाई जितना इसका वॉल्यूम उतने ही लीटर पानी आएगा, लेकिन आपको सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। और आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है ना भाई, इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। ये आ गया। अब 3 जीरो तो यहां पे खत्म ही हो गया ना भाई, तो कितना आ गया? 60। 60 लीटर, 5 × 20 = 60। कितना आसान सवाल था, है कि नहीं भाई साहब? चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9 करो। ए और बी 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर जॉगिंग कर रहे हैं। वो एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ठीक है बच्चे। सवाल है, ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सवाल है, ये सुबह 7 बजे दौड़ना शुरू करते हैं, तो 10वीं बार किस समय मिलेंगे? ये
10वीं बार किस टाइम मिलेंगे, ये आपसे पूछा है सचिन? बताओ। दो लोग हैं भाई, ए और बी। ये तो बहुत बेसिक सवाल है सचिन? दो लोग हैं ए और बी, वो एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ए जो है ऐसे दौड़ेगा तो बी कैसे दौड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। ए की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। पूछा है 10वीं बार किस समय मिलेंगे। 10वीं बार छोड़ो, अगर ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं तो दौड़ना शुरू करने के बाद पहली बार वो कब मिलेंगे, है ना? दौड़ना शुरू करने के बाद पहली बार कब मिलेंगे, वो टाइम कितना होगा? टाइम बराबर वो होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। सर्कुलर ट्रैक की डिस्टेंस या लंबाई कितने हैं? 2 किलोमीटर बटे, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 8 प्लस, यानी क्या आएगा? 2/20 का मतलब 1/10 घंटे। 1/10 आवर आ गया सचिन। यानी कि ये हर 1/10 घंटे के बाद मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे? 1/10 घंटे के बाद, फिर दोबारा 1/10 घंटे, हर 1/10 आवर के बाद मिलेंगे। तो 10वीं बार कब मिलेंगे बच्चों, बताओ? अगर ये दोनों लोग हर 1/10 घंटे के बाद मिलते हैं तो 10वीं बार कब मिलेंगे प्यारे भाई? ये 1 घंटे बाद। यानी कि अगर इन्होंने सुबह 7 बजे दौड़ना शुरू किया है तो 1 घंटे बाद ये 10वीं बार आपस में मिल रहे होंगे। यानी कि कितने बजे? 7 में 1 घंटा जोड़ देंगे, 8 बजे, खत्म। आओ, सवाल नंबर है आपके सामने 10, बनाइए। ये सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है, ये वाला भी। दो सर्कल की तरफ जाएं सचिन, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए ताकि उनके बीच ठीक 3 कॉमन टेंजेंटी पॉसिबल हो? समझ में आया? दो सर्कल की रेडियस 5 और 3 है, तो आपसे एक सवाल में क्या पूछा? मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए दोनों सर्कल के सेंटर के बीच सच दैट एग्जैक्टली 3 कॉमन टेंजेंट एग्जिट, की उनके बीच एग्जैक्ट 3 ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो। क्या होनी चाहिए? 8। पेन तक उठाने की जरूरत है क्या इस सवाल के लिए? यह सवाल मैंने इसलिए कराया क्योंकि एसएससी ने जितने भी पेपर कराए ना 7-8 अभी तक एडुकेटी से, हर एक पेपर में ऐसा सवाल आया है। 3 कॉमन टेंजेंट दो सर्कल की तभी होती है जब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे? एक्सटर्नली टच, बाहरी टच करते हैं, है ना? अगर बाहरी स्पर्श करेंगे तो 2 टेंजेंट तो ऐसी होंगी जिनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना? और एक टेंजेंट यहां होगी, यहां जहां ये स्पर्श कर रहे हैं स्पर्श बिंदु पर, है कि नहीं बच्चों? तो सर्कल एक्सटर्नली टच करने चाहिए। और इस केस में दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? अगर इसका सेंटर O1 है, इसका O2 है, एक की रेडियस है 5, दूसरे की 3, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या आएगी? 5 + 3 8, है कि नहीं? खत्म। सवाल नंबर आपके सामने 11 है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पेपर का। बताइए, एक गोदाम में 5 पैकर्स पुरुष और 2 हेल्पर लड़के मिलकर एक दिन में जितने डब्बे पैक करते हैं वह एक पैकर और एक सहायक या हेल्पर मिलकर 3 गुना पैक करते हैं। ठीक है बच्चों? एक पैकर और एक हेल्पर की पैकिंग क्षमता का अनुपात, उनकी पैकिंग कैपेसिटी का रेशियो बताना है। क्या है बताइए? In a warehouse, a team of 5 packers and 2 helpers can pack 3 items 3 times as many boxes in one day as 1 packer and 1 helper can together. मिलकर से आएगा, यहां पे ध्यान से सुनेगा। देखो, एक गोदाम में कुछ पैकर हैं और उनकी हेल्प करने के लिए कुछ हेल्पर है। हमने मान लिया पैकर की एफिशिएंसी P है और हेल्पर की एफिशिएंसी H है। पैकर्स की एफिशिएंसी P है, हेल्पर की, लड़के हेल्पर है, उनकी एफिशिएंसी H है। तो सवाल बोला एक गोदाम में 5 पैकर्स प्लस कितने? 2 हेल्पर्स। 5 पैकर्स और 2 हेल्पर मिलकर जितने डब्बे पैक करते हैं वो क्या है? वो एक पैकर और एक हेल्पर मिलकर जितने पैक करते हैं उससे 3 गुना है ना? यानी कि एक पैकर प्लस एक हेल्पर इतने डब्बे पैक करेगा, है ना? इसका
3 गुना डब्बे पैक करते हैं 5 पैकर प्लस 2 हेल्पर मिलकर, तो मैंने इक्वल कर दिया, है कि नहीं बच्चों। तो यहां से 3p और 5p का डिफरेंस 2p बराबर कितना आ गया भैया, ये 3h और 2h का डिफरेंस, यानी कि पैकर और एक हेल्पर की कैपेसिटी का रेशियो क्या आएगा, 2 उधर चला गया 1/, पता नहीं कैसी फैक्ट्री है, पैकर से ज्यादा तो हेल्पर काम कर रहा है यहां पे, तो पैकर और हेल्पर की कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया, 1 रेशियो, आया हुआ सवाल है, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसी ऊट पटांग लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आइए, ए रिटेलर मार्क्ड ए प्रोडक्ट 60% above its cost price. He provided 2 successive discount of 25% and 10%. If he earned a profit of 160 rupees, कितना प्रॉफिट कमाता है प्यारे भाई रिटेलर, रिटेलर 160 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है, बताइए भाई। इस सवाल को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का इफेक्टिव ही नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि नहीं बच्चे, ध्यान से सुनेगा। एक रिटेलर क्या करता है, अपने सामान की उसके कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क करता है, यानी कि क्या, मार्कअप परसेंटेज, है कि नहीं बच्चों। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 25% और 10%, फाइनली सामान को बेच देता है। यही है बच्चे। अब आप बताइए, एक रिटेलर ने अपने सामान का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखा है, 60%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है 8। ये सीपी से एमपी का रेशियो, ये मार्कअप परसेंटेज हुआ, है कि नहीं बच्चों। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% एबव है। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद पहले कितना डिस्काउंट दिया जाता है, 25%, 1/4 डिस्काउंट का मतलब अल्टीमेटली 4 का सामान 3 का हो गया। फिर 10% डिस्काउंट देंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 का मतलब 10 का सामान कितने का हो गया बच्चों, 10 का सामान 9 का। आप इनकी क्या कर देंगे प्यारे भाई, सीधी सीधी गुणा करेंगे प्यारे भाई, क्या कट जाएगा यहां से, 8 से आपका कट जाएगा 4 दूसाम 40, कितनी बार, 5 बार। तो नीचे आ गया 5 बच्चे 25 और ऊपर आ गया 3 नाम, ये क्या आ गया, सीपीएसपी का रेशियो, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 27, यही है कि नहीं। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा करेंगे, जो रेशियो आएगा वो हमेशा सीपी से एसपी का आएगा। सवाल में क्या दिया है, अगर उसने 160 रुपए का लाभ कमाया है तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य क्या है। भाई 25 यूनिट का सामान अगर 27 यूनिट में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 यूनिट का। सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है प्यारे भाइयों, 100। 2 यूनिट के लिए सवाल में 160 रुपए, कितने गुना, 80 गुना, ये 80 गुना है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 25 यूनिट, 25 की वैल्यू भी 80 गुना आ जाएगी, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 2000 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन, कोई समस्या, कर लोगे। अच्छा सवाल है ये, आ रहा ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सवाल नंबर 13, एक पिरामिड के बेस का एरिया 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, इस पिरामिड का वॉल्यूम क्या है ना। भाई ये सवाल हो ही नहीं सकता अगर आपको पिरामिड का वॉल्यूम निकालना नहीं आता, तो कम से कम ये जरूर सीख लीजिए, किसी भी पिरामिड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है आयतन, तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब ये सवाल तो बिल्कुल लल्लू लाल है, क्योंकि यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। एक पिरामिड है, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 60, इसकी हाइट कितनी है 9, तो कितना आ जाएगा प्यारे भैया, ये 180 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए, एकदम आसान सा सवाल। आइए सवाल नंबर आपके सामने 14, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का बनाओ जरा, करिए। A laboratory technician measured a solution to be 198 ml when the actual volume was 200 ml. What the percentage error in this measurement? एक टेक्नीशियन ने एक सॉल्यूशन नापा 198 ml, जबकि एक्चुअल में उसका वॉल्यूम कितना था, 200 मिलीलीटर था, तो उसने नापने में गड़बड़ कर दी है। कितने परसेंट की उसने एरर की है मेजरमेंट में। देखिए, तो लिक्विड
जो था, एक सॉल्यूशन जो था उसकी एक्चुअल मात्रा थी 200 ml, पर इसने नापा सचिन कितना 100, ये टेक्नीशियन ने कितना नापा 198 ml। 200 ml से 198 ml कितना 2 ml कम है, यानी 1/100। तो 1/100 का मतलब ये हो गया जी 1%। 1% प्यारे दोस्तों उसने एरर कर दी नापने में, है ना, एक्चुअल से 1% कम नापा है। खत्म, इतना सा सवाल। सवाल नंबर 15 बताइए, एक शंकु की हाइट 14 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन 3300 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा कोन की स्लांट हाइट ज्ञात कीजिए। शंकु का स्लांट हाइट आपको बतानी है। बताओ बच्चों, एक शंकु है, शंकु की आपको हाइट दी है 14, शंकु का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। भाई आपको अगर शंकु की स्लांट हाइट निकालनी है तो स्लांट हाइट से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, शंकु की रेडियस। आपको सवाल में शंकु का वॉल्यूम दिया है, कोन का वॉल्यूम 3300 सेंटीमीटर क्यूब। कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, रेडियस आपको नहीं पता आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 14 है, हाइट है 14 बराबर कितना है 3300 सेंटीमीटर क्यूब। बस यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, रेडियस आ जाएगी। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ बच्चों क्या आएगा, है भाई 7 से हमारा 14 कटी गया 2 बार, बताइए 11 दूनी 22, तो 11 से कटी गया प्यारे बच्चों यहां पे ये कितना बार 300, ये 2 दूनी 4, 4 से भी कट गया भैया ये 300 कितना 75, यानी कि रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया, रेडियस का स्क्वायर आ गया भाई 75 तिया 225 है सचिन, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब मैंने सॉल्व करके निकाला तो शंकु की रेडियस 15 आ गई, लेकिन पूछा शंकु की स्लांट हाइट। आपको पता होना चाहिए किसी भी शंकु की स्लांट हाइट अगर निकालने तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, L बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। यहां कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो एच स्क्वायर यानी कि कितना h 14, 14 का स्क्वायर 196, रेडियस यहां पे 15, 15 का स्क्वायर 225, 196 प्लस 225 कितना आएगा प्यारे भाई √421, 400 से बड़ा हो जाएगा ना ये। खत्म। तो कितना बेसिक सा सवाल था जी। आइए आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 16, CGL 2025 प्री के पेपर का सवाल है, ये वाला भी पढ़िए। 75 कर्मचारियों की एक टीम है जिसमें पर कर्मचारी की जो एवरेज मंथली सेल है वो कितनी है 1.8 लाख। ठीक है, एक कंपनी है जिसका काम है सामान बेचना, उस कंपनी की टीम में कितने लोग हैं 75 एम्प्लॉय की जो एवरेज मंथली सेल है, औसत मासिक बिक्री वो 1.8 लाख है। 30 जूनियर कर्मचारियों में से हर एक की औसत बिक्री कितनी है 1.2 लाख। तो सवाल में आपसे पूछा है व्हाट द एवरेज मंथली सेल ऑफ सीनियर एम्प्लॉय, वरिष्ठ कर्मचारियों की एवरेज मंथली सेल क्या है ना। कंपनी में कुछ सीनियर है कुछ जूनियर है, तो जो सीनियर एम्प्लॉय है उनकी एवरेज मंथली सेल क्या है ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। देखिए ये सवाल ऐसा है जो डेविएशन से भी हो जाएगा प्यारे बच्चों और एलिगेशन से भी, दोनों ही मेथड बढ़िया है। अगर आप एवरेज मंथली सेल निकालें तो कैसे निकालते हैं, मंथली सेल का क्या मतलब है, एवरेज मंथली सेल सभी इंप्लॉय की टोटल सेल जोड़ो और इंप्लॉय की संख्या से भाग कर दो, है ना। तो अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने से मंथली सेल पे किसका रेशियो आएगा, इंप्लॉय की संख्या का। तो कंपनी में जूनियर इंप्लॉय भी है सचिन और सीनियर इंप्लॉय भी हैं। जूनियर इंप्लॉय कितने हैं 30, कुल इंप्लॉय हैं 75, तो सीनियर इंप्लॉय कितने होंगे फिर 45, 75 में से 30 घटाएंगे 45, यानी कि जूनियर और सीनियर इंप्लॉय की संख्या का रेशियो कितना है 15 दूनी 30, 15 तिया 2:3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आप कह सकते हो यहां पे बताया गया है कि 30 जूनियर इंप्लॉय हैं, उनमें से हर एक की जो है एवरेज सेल कितनी है 1 सीनियर की आपको नहीं पता, जबकि कंपनी में काम करने वाले पर कर्मचारी की एवरेज बिक्री कितनी है 1.8 लाख, जूनियर प्लस सीनियर सबकी मिलाकर एवरेज मंथली सेल कितनी है 1.8 लाख। है कि नहीं एलिगेशन का सवाल सचिन प्रॉपर लगाइए।
1.8 में से 0.2 घटाएंगे कितना आएगा? 0.6 लाख। 3 की वैल्यू 0.6, 0.2 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 0.2 गुना आएगी, कितना? 0.4 लाख। अब आप बताओ, ये 1.8 से छोटा है 1.2, तो यहां 1.8 से बड़ा आएगा कितना? 0.4। 1.8 से 0.4 बड़ा कितना? 1.8 में 0.4 जोड़ेंगे तो 2.2 लाख इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी। सबको समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अगला। अगला है आपके सामने यहां पे सवाल नंबर 17। बताओ, ए और बी ने 1,20,000 और 1,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है सचिन। ए 10 महीने और बी 7 महीने तक रहा। ए कितने महीने रहा? 10 महीने और बी 7 महीने। बी का हिस्सा 16,800 है, तो कुल लाभ क्या है? भाई बिजनेस में प्रॉफिट बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में, यही है ना बच्चों। पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो अंत में उनके बीच लाभ उनके इन्वेस्टमेंट और समय के प्रोडक्ट के रेशियो में बांटा जाएगा। तो यहां पे दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, ए और बी ने। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1,20,000, बी ने 1,60,000। पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 4 तिया 12, 4 चौक 3:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ए ने कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए, बी ने 7 महीने के लिए। तो ए और बी के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बंटना चाहिए कि नहीं? इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की क्या कर दी? गुणा। क्या आ गया प्यारे बच्चे? 30:28, 2 से भी कट गया, यानी कि 15:14। तो ए और बी के बीच जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। सवाल में क्या है? बी का हिस्सा 16,800, कुल प्रॉफिट बताना। कुल प्रॉफिट यानी कि 15 + 14 29 यूनिट। तो कुल प्रॉफिट तो 29 यूनिट आएगा भाई। 29 का मल्टीपल 29 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? ए। खत्म। अगर बी का ही प्रॉफिट 16,800 है तो टोटल प्रॉफिट तो 16,800 से ज्यादा ही आएगा कि नहीं? ये आंसर हो भी नहीं सकते, देखते ही पता चल गया। यहां पे बी का प्रॉफिट 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16,800 रुपए। कितने गुना? 1200 गुना। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 29 यूनिट। तो 29 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 29 का 1200 गुना। कौन सा ऑप्शन हुआ जी हमारा? ए वाला हुआ। आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 18, बनाइए। ए पुलिसमैन स्टार्टेड फॉलोइंग ए थीफ हु वाज 1200 मीटर अहेड ऑफ हिम। एक पुलिस एक चोर का पीछा करना शुरू करता है जो उससे 1200 मीटर आगे है। मान लीजिए कि यहां है पुलिस और यहां है सचिन चोर, है ना। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, तो चोर पुलिस को देख के भागना शुरू करेगा। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। द थीफ इज रनिंग एट 2.5 किलोमीटर पर आवर while the speed of police is 3.75 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड है 2.5 और पुलिस की स्पीड है 3.75 किलोमीटर पर आवर। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ जस्ट व्हेन ही वाज कॉट। चोर के पकड़े जाने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है? 1200 मीटर। चोर ने भागना शुरू किया, चोर भाग रहा है, भागता जा रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है ना। एक ऐसा टाइम आएगा कि पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यहां धर लेगी पुलिस चोर को, यही है कि नहीं? क्योंकि पुलिस फास्ट भाग रही है और चोर स्लो भाग रही है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 3.75 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। चूंकि पुलिस फास्ट है इसलिए पुलिस चोर को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत? पूछा है चोर के पकड़े जाने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे वाली दूरी पूछिए, पकड़े जाने तक चोर इतनी दूरी भाग चुका है, ये दूरी पूछे कि नहीं? अब आप एक बार बताओ, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों एक साथ भागना शुरू करे। चोर ने भागना शुरू किया, साथ साथ उसके पीछे पीछे पुलिस ने भागना शुरू किया। तो जितने टाइम में चोर यहां से यहां तक जाएगा, सेम उतने ही टाइम में पुलिस यहां से यहां तक भाग के चोर को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। यानी कि हमारे दोनों चोर और पुलिस सेम टाइम तक भागेंगे कि नहीं सचिन? हैं भाई, जितने टाइम चोर भागेगा सेम उतने ही टाइम पुलिस इसको पीछे पीछे पकड़ने के लिए भागेगी। तो चोर और पुलिस दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्पीड के।
यानी कि जो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी होगा कि नहीं सचिन? पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो कितना है? 125 या 375, 125 दूनी 250, यानी कि पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो सचिन 3 रेशियो। तो इनके द्वारा चलेगी, पुलिस और चोर द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा 3:2। अगर आप ध्यान से देखें तो पुलिस ने चोर से 1 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा चली है, जबकि सवाल के अनुसार पुलिस को चोर पकड़ने के लिए 1200 मीटर डिस्टेंस ज्यादा जाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 1200 मीटर है, 1 की वैल्यू यहां 1200 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे पूछा है 1 की वैल्यू 1200, तो चोर को पकड़ने से पहले चोर द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू आ जाएगी 2400 मीटर, 1 की वैल्यू 1200 मीटर, 2 की वैल्यू 2400 मीटर। यह आंसर है बी, खत्म। तो बेस्ट तरीका है चोर पुलिस के सवालों को करने का, और यही चोर पुलिस का सबसे फेमस सवाल है जो पेपर में आता है कि नहीं? सारा सवाल रेशियो से निपट के ही बताएंगे। सवाल नंबर 19 करिए। 9.73 गुणा 9.73 गुणा 9.73 प्लस 7.27 गुणा 7.27 गुणा 7.27 बटे ये। भाई इस सवाल को पढ़ते पढ़ते ही सचिन पता नहीं लग गया ये क्या है? ये कोई सिंप्लीफिकेशन करना ही नहीं, ये क्या है? अलजेब्रा का सवाल। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी दुनिया को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप डिवाइड करो, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा। ये सेम ही है, बस यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ? 9 पॉइंट, यहां बी की जगह क्या लिखा हुआ? 7 पॉइंट। तो आप देखो 9.73 गुणा 9.73 गुणा 9.73, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए प्लस, यानी कि 9.73 प्लस 7.2, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 9 7 16 और 1 17 आंसर हो गया। ठीक है ना? चलिए आखिरी सवाल इस टेस्ट का। तो आपने देखा कितना बैलेंस है, एक भी सवाल पेपर में ऐसा नहीं आएगा जिससे आप ना कर सको, सब डुएबल है। सीजीएल 2025 प्री का सवाल है कि यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, रेशियो का मतलब बटे, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 5/2 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? भाई आपसे रेशियो देख के सचिन रेशियो ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? x से y का रेशियो। अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 5/2, तो x से y का रेशियो कितना आएगा? 5 + 2/5 माइनस, यानी कि 5 + 2 7/5 माइनस 2, तो x से y का रेशियो आ गया जी 7/3। आपको रेशियो दिया, रेशियो पूछा, यहां रख दो। x की जगह 7, y की जगह 3, 7 का क्यूब 343, y है 3 का क्यूब 27, और ऐसे ही नीचे 343 माइनस, तो 343 + 27 कितना आ गया सचिन? 370। 370 बनना है जी ऊपर ना, 370 का रिश्तेदार ऊपर कौन सा हुआ? ए। 343 माइनस 27 कितना आ गया भैया? 316, और 2 से काटेंगे तो क्या आ गया आप? ये आपका ऊपर 185 और नीचे आएगा 100, कौन सा ऑप्शन हुआ? ए। ठीक है भाई, इसी के साथ ये खत्म होता है। अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है तो गारंटी है कि आप पेपर में भी अच्छा ही करोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जीडी का पेपर तो हो गया, इसके बाद सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, ये सारे पेपर लाइन में हैं, सारे नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं। उसके बाद अगले साल भी एसएससी में वैकेंसियां हैं। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करने की सर हमें सीजीएल, एचएसएल जैसे बड़े एग्जाम का भी पेपर देना है, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा सिलेक्शन बैच 7.2 ज्वाइन करके एसएससी के सभी एग्जाम की एक ही जगह बढ़िया कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हो, वो भी मिनिमम से मिनिमम फीस में बच्चों। ठीक है ना? बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट हुए लगातार पढ़ भी रहे हैं। ठीक है ना? मैं, हमारे अमन सर, बलराम सर, सब आपको पढ़ाएंगे मेहनत से। ठीक है बच्चों, और यूट्यूब पे तो हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट फ्री में लगाने को मिलेंगे एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।